कैसे हैं आप। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मैक्सवेल समीकरण। कल हमने विस्थापन धारा पढ़ा था। आज हम मैक्सवेल समीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, मैक्सवेल समीकरण होती क्या है। वैसे ये समीकरण है मैक्सवेल जो समीकरण है, मैक्सवेल समीकरण वैसे मैक्सवेल की दी हुई नहीं है, मैक्सवेल ने केवल एडजस्ट की है। यानी कुछ नियम है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लिए, कुछ नियम बने हुए हैं विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लिए। कौन कौन से नियम है? जैसे विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस नियम, विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस नियम, चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस नियम। ठीक है, एक फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। ठीक है, एक एम्पियर का परिपथीय धारा का नियम है, परिपथीय धारा का नियम है। ये सभी नियम हम पहले से पढ़ चुके हैं। 12th क्लास में हमने सभी नियम पढ़े हैं। गाउस वाला नियम पढ़ा है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस नियम पढ़ा है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम पढ़ा है, एम्पियर का परिपथीय धारा का नियम पढ़ा है। ये वाला नियम तो हम विस्थापन धारा वाले टॉपिक में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मैक्सवेल के जो समीकरण है इन चारों नियमों के अवकलन रूप लिखे गए हैं। ठीक है, अवकलन रूप लिखे गए हैं। उन अवकलन रूपों को ही हम क्या कहते हैं? मैक्सवेल के समीकरण कहते हैं। मैक्सवेल ने कुछ इसमें ऐसा कोई योगदान नहीं दिया है। मैक्सवेल ने एक थोड़ा सा योगदान दिया था विस्थापन धारा वाला, वो मैक्सवेल का योगदान है। बाकी ये नियम सभी बने हुए हैं पहले से ही। ठीक है, और ये नियमों का अवकलन समाकलन रूप लिखा जाएगा, वो हम लिखेंगे। वो समीकरण जो होंगे अवकलन रूप में जो समीकरण हमें मिलेंगे वो समीकरण क्या कहलाते हैं? मैक्सवेल समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, चारों समीकरण हम लिखेंगे। पहला जो समीकरण हम लिखेंगे वो गाउस विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस नियम पर आधारित होगा। आज हम 2 समीकरण कर रहे हैं, बाकी 2 समीकरण हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो पहला जो समीकरण हम निकालेंगे, प्रथम जो समीकरण हम निकालेंगे वो हम किसके आधार पर निकालेंगे? प्रथम समीकरण निकाला जाएगा किसके आधार पर? गाउस नियम के आधार पर। गाउस नियम के आधार पर। गाउस नियम किसके लिए? विद्युत क्षेत्र के लिए। विद्युत क्षेत्र के लिए जो गाउस नियम होता है उसके आधार पर निकालेंगे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस नियम होता क्या है? देखिए, जैसे हमने कहा कि एक बंद पृष्ठ है हमारे पास, एक कोई बंद पृष्ठ है। इस बंद पृष्ठ के केंद्र पर, जैसे घन है, घन के केंद्र पर एक हमने कोई आवेश रखा है। इस आवेश के कारण क्या होता है? एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और उस विद्युत क्षेत्र की जो बल रेखाएं हैं, इस विद्युत क्षेत्र की जो बल रेखाएं हैं वो ऐसे जा रही है, मान लो। ठीक है, बल रेखाएं जो है ऐसे जा रही है। ठीक है, अब इस बंद पृष्ठ से निर्गत बल रेखाएं जो है, इस बंद पृष्ठ से निर्गत जो बल रेखाएं बाहर जा रही हैं, निर्गत हो रही हैं, इन बल रेखाओं की संख्या को, यहाँ पे हम विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं तो बल रेखाएं भी कौन सी होंगी? विद्युत बल रेखाएं होंगी। अगर मैं केवल बल रेखा नाम ले रहा हूं तो आपको समझना है कि यहाँ पे विद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक है, तो ये जो इस पृष्ठ से पार होने वाली बल रेखाएं जो है, बल रेखाओं की जो संख्या होती है, बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, बल रेखाओं की संख्या जो होती है वो क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। बल रेखाएं ज्यादा जा रही है तो विद्युत फ्लक्स ज्यादा होगा, कम जा रही तो कम होगा। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है? किसी बंद पृष्ठ से निर्गत बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, और विद्युत फ्लक्स को हम यहाँ पे किससे दिखाएंगे? फाई ई से दिखाएंगे। ठीक है, अब गाउस का नियम क्या होता है? गाउस का नियम क्या कहता है हमें कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत जो विद्युत फ्लक्स होता है, यानी बल रेखाओं की जो संख्या होती है वही विद्युत फ्लक्स है। विद्युत फ्लक्स जो होता है वो उस पृष्ठ में निहित आवेश, इस पृष्ठ में कितना आवेश निहित है, टोटल आवेश कितना है इस पृष्ठ में निहित आवेश, अगर इसमें देखें तो टोटल कितना है? Q है। ठीक है, तथा निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है उन दोनों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, गाउस का नियम हमें क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत जो विद्युत फ्लक्स होता है वो उस पृष्ठ में निहित आवेश तथा निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है उन दोनों का अनुपात होता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? गाउस का नियम कहते हैं। तो गाउस के नियम के अनुसार फाई ई यानी फ्लक्स कितना होता है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यों? यहाँ पे टोटल जो पृष्ठ में निहित आवेश है वो हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है,
ये तो था फ्लक्स के बारे में। एक देखिए फ्लक्स का एक सूत्र हम और लिखते हैं। ये तो था गाउस का नियम। एक सूत्र हम और लिखते हैं, देखिए फ्लक्स जो होता है, जैसे हमने यहाँ पे कोई पृष्ठ दिखाया, और यहाँ पे बलरेखा ऐसे जा रही है, ठीक है। यहाँ पे बलरेखा ऐसे जा रही है एक समान रूप से, एक समान विद्युत क्षेत्र हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। इस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली जो बलरेखाएं होती हैं, पृष्ठ जो है वो लंबवत जो यहाँ पे रखा हुआ है, इस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली जो रेखाएं होती हैं, उन रेखाओं को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब ये जो फ्लक्स है वो डिपेंड किस पर करता है, ये फ्लक्स जो है वो डिपेंड किस पर करता है, यानी फाई जो है वो किस पर डिपेंड करेगा। एक तो यहाँ पे जो हम विद्युत क्षेत्र ले रहे हैं, विद्युत क्षेत्र जो हम ले रहे हैं सदिश ई, उस पर डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा कि अगर यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ज्यादा है, यानी हम ये कहते हैं कि परबल है, तो ये बलरेखाएं क्या होंगी, और ज्यादा पास पास में होंगी। बलरेखाएं पास पास में होंगी तो बलरेखाएं ज्यादा जाएंगी इसमें से, ठीक है। तो फाई जो होगा किस पर डिपेंड करेगा, ई पर। एक तो किस पर डिपेंड करेगा, ई पर डिपेंड करेगा, ठीक है। एक ये जो हम पृष्ठ ले रहे हैं इसके क्षेत्रफल पर, ये जो हम पृष्ठ ले रहे हैं इसके क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा, ठीक है। क्षेत्रफल पर कैसे डिपेंड करेगा, ये अगर हम इस पृष्ठ को बड़ा बना दें, इस पृष्ठ को बड़ा बना दें, एक पृष्ठ हमारे पास इतना सही है, जिसे हम यहाँ पे ऐसे दिखा दें, एक पृष्ठ ये है, एक मिनट, एक पृष्ठ मान लो कि ये वाला है हमारे पास, ठीक है। एक तो इसमें से बल रेखाएं जा रही हैं, एक इसमें से बल रेखाएं जा रही हैं। तो पृष्ठ अगर बड़ा होगा, यानी एरिया अगर बड़ा होगा, तो बल रेखाएं ज्यादा जाएंगे, नहीं फ्लक्स ज्यादा होगा, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र अगर प्रबल होगा या ज्यादा होगा, तब भी बल रेखाएं क्या होंगी, ज्यादा जाएंगी, यानी विद्युत फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो जो फ्लक्स लिखा जाता है, फाई जो लिखा जाता है, वो लिखा जाता है सदिश ई और ए का अदिश गुणनफल लिखा जाता है, ठीक है। यानी विद्युत फ्लक्स जो होता है किस पर डिपेंड करता है, ई और ए पर डिपेंड करता है। जो पृष्ठ हम यहाँ पे ले रहे हैं उसके क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। तो जो फ्लक्स लिखा जाता है फाई बराबर हम क्या लिखते हैं, सदिश ई डॉट ए लिखते हैं। और यहाँ पे डॉट का चिन्ह, डॉट का अगर हम चिन्ह यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ पे आता है ई ए कोस थीटा आता है, ठीक है। थीटा किसके बीच में बना कोण है, ए और ई के बीच में बना कोण है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र ई और क्षेत्रफल सदिश ए के बीच में बना कोण है। सदिश क्षेत्रफल ए की दिशा क्या होती है, पृष्ठ जो होता है उसके लंबवत सदैव क्या होती है, बाहर की तरफ होती है, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये भी बता सकते हैं कि जो कोस थीटा होता है, हमने यहाँ पे कोस थीटा ही क्यों लिया, हमने यहाँ पे कोस थीटा ही हमारे पास क्यों आता है, ठीक है। इसका भी एक रीजन हम बता सकते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि अगर ये पृष्ठ, जो पृष्ठ हम ले रहे हैं, अगर ये पृष्ठ किसी कोण पर होता, ये पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के साथ कोई कोण बनाता, थीटा कोई कोण बनाता, ठीक है। ए की दिशा ये है, ई की दिशा ये है, ठीक है। कोई कोण पर होता तो हम ए के दो घटक बनाते, कोई सदिश राशि अगर किसी कोण पर होती है तो हम उसके दो घटक बनाते हैं। एक घटक ये ऊपर वाला बनेगा साइन वाला, और एक घटक इसकी सीध में ही बनेगा, ठीक है। ये वाला जो घटक बनेगा वो क्या बनेगा, ए कोस थीटा बनेगा, और ये वाला घटक कौन सा बनेगा, ए साइन थीटा बनेगा। तो कौन सा घटक ए कोस थीटा, यानी कौन सा घटक ई के लंबवत है, ठीक है, सॉरी ए की ई की दिशा में है, यानी बल रेखाएं किस तरफ जा रही हैं, इस तरफ जा रही हैं, इस तरफ निकलने वाली जो बल रेखाएं होंगी उन्हीं को हम फ्लक्स कहेंगे। अब कुछ जैसे मान लो कि ये जो बल रेखाएं हैं, ये जो बल रेखाएं हैं, अगर हम ये कहते हैं कि इस पार किस तरफ होंगी, इस तरफ पार होंगी, और इस तरफ पार होने वाली जो बल रेखाएं होती हैं वो किस तरफ है, ए कोस थीटा की तरफ है। तो यहाँ पर हम ए का कौन सा घटक काम में लेंगे, ए कोस थीटा वाला घटक काम में लेंगे, ठीक है। जैसे हम ये कहते हैं कि ए की दिशा इस तरफ है, और ये हमने पृष्ठ ले रखा है किसी कोण पर, ए के साथ किसी कोण पर है, ठीक है। तो यहाँ पे ए की दिशा ये वाली होगी। एक तो हम ये घटक दिखाएंगे ऊपर वाला, एक घटक हम ये वाला दिखाएंगे। ये वाला जो घटक होगा, ये वाला जो घटक होगा वो तो क्या होगा, इसके समांतर होगा, और ये वाला घटक इसके लंबवत होगा, ठीक है। यानी इसमें से बल रेखाएं जाएंगी तो किस दिशा में जाएंगी, इस दिशा में जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, ए कोस थीटा लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो सूत्र बनता है फाई का, हमारे पास जो सूत्र बनता है फाई का वो क्या बनता है, फाई का जो सूत्र बनता है वो क्या बनता है, फाई बराबर ई ए कोस थीटा बनता है, या फिर हम फाई बराबर क्या लिखते हैं, सदिश ई डॉट ए लिखते हैं, ठीक है। ये बात समझ रहे हैं। तो हमारे पास दो सूत्र आ गए।
हमारे पास दो सूत्र आ गए। देखिए, एक तो हमने गाउस का नियम लिखा, क्या लिखा, फाई ई बराबर फ्लक्स जो होता है क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक हमने सूत्र लिखा फाई ई बराबर हमने क्या लिखा, सदिश ई डॉट ए लिखा। ठीक है, अब देखिए कोई हमारे पास कोई ऐसा पृष्ठ है, कोई ऐसा एक बंद पृष्ठ है। ठीक है, इस बंद पृष्ठ को हम दिखा रहे हैं एस से, सरफेस जो है इसका हम एस से दिखा रहे हैं। ठीक है, अब इस पूरे पृष्ठ के कैपिटल वी आयतन में, यानी इसने आयतन जो घेर रखा है वो कितना घेर रखा है, कैपिटल वी आयतन घेर रखा है, और कैपिटल वी आयतन में स्मॉल क्यू आवेश समान रूप से यानी सतत रूप से इस पूरे भाग में वितरित है। ठीक है, तो इस बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कितना होगा, इस पूरे बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स कितना होगा, कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, ये अनियमित आकार का पृष्ठ है, अनियमित आकार का पृष्ठ है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इस पूरे बंद पृष्ठ को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर लेंगे, छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, देखिए ये हम बहुत सारे अल्पांश बना लेंगे, एक अल्पांश से निर्गत हम फ्लक्स ज्ञात कर लेंगे, और सभी जो अल्पांश हैं वो कैसे हैं, समान क्षेत्रफल के हैं, और सभी के लिए विद्युत क्षेत्र का मान क्या रहना है, समान रहना है। ये हमने, ये अगर अलग अलग क्षेत्रफल के बन भी रहे तो आपको ये मान के चलना है कि ये सभी समान क्षेत्रफल के हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम किसी एक पृष्ठ से निर्गत, किसी एक अल्पांश से निर्गत फ्लक्स ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमने कह दिया कि हमने ये वाला अल्पांश ले लिया। ठीक है, इस अल्पांश का क्षेत्रफल हमने कह दिया कितना है, डीए सदिश है। ठीक है, और प्रत्येक अल्पांश के लिए विद्युत क्षेत्र कितना है, सदिश ई है। प्रत्येक अल्पांश के लिए विद्युत क्षेत्र कितना है, सदिश ई है। तो इस अल्पांश से निर्गत जो फ्लक्स लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, सदिश ई डॉट डीए लिखा जाएगा। ठीक है, एक अल्पांश से निर्गत फ्लक्स कितना लिखा जाएगा, सदिश ई डॉट डीए लिखा जाएगा। और प्रत्येक अल्पांश हम इतने ले रहे हैं कि प्रत्येक अल्पांश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, सेम है, कितना है, डी है, और प्रत्येक के लिए विद्युत क्षेत्र कितना है, सदिश ई है। ठीक है, तो एक अल्पांश के लिए हमारे पास फ्लक्स कितना आ रहा है, सदिश ई डॉट डी आ रहा है, तो प्रत्येक के लिए कितना कितना आएगा, सेम ही आएगा, सदिश ई डॉट डी ए, सदिश ई डॉट डी ए। टोटल अगर हमें फ्लक्स देखना है तो हम क्या करेंगे, या तो हम ऐसा करें कि सदिश ई डॉट डी ए, सदिश ई डॉट डी ए, सदिश ई डॉट डी ए सभी का हम क्या करते हैं, योग कर देते हैं, या फिर हम क्या करें कि ये जो एक अल्पांश के कारण हमारे पास फ्लक्स आया है इसका हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। समाकलन करने के बाद में हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। ये पृष्ठ बंद है तो यहाँ पे गोले का चिन्ह लगा देंगे, समझ रहे हैं। ठीक है, तो टोटल किसी बंद पृष्ठ से निर्गत जो टोटल फ्लक्स होता है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स जो होता है फाई ई बराबर हम यहाँ पे दिखा रहे हैं समाकलन, ये कितना आता है, ई डॉट डी आता है। ठीक है, टोटल जो फ्लक्स हमारे पास आएगा समाकलन ई डॉट डी आ जाता है। ठीक है, अब हम ये कहें कि इस पूरे भाग में यानी पूरा जो पृष्ठ है उसमें क्यू आवेश वितरित है, कितने आयतन में, कैपिटल वी आयतन में वितरित है। ठीक है, तो इसके एकांक आयतन में आवेश कितना होगा, या फिर हम ये कहते हैं कि टोटल जो आवेश है हमारे पास वो होगा कितना, वो हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, अगर हम ये जो अल्पांश ले रहे हैं इस अल्पांश में हम ये कहते हैं कि आवेश कितना है, डी क्यू है। ठीक है, इस अल्पांश का आयतन कितना है, हमने कह दिया डीवी है। ठीक है, इस अल्पांश का आयतन कितना है, डीवी है। तो हम इस अल्पांश के लिए आयतन आवेश घनत्व हम क्या लिखेंगे, आयतन आवेश घनत्व जो लिखा जाएगा, आयतन आवेश घनत्व को हम किससे दिखाते हैं, रो से। रो बराबर हम क्या लिखेंगे, आवेश बट्टे आयतन। ठीक है, इस अल्पांश में आवेश कितना है, इस अल्पांश का आयतन कितना है, तो डीक्यू अपन हम क्या लिखेंगे, डीवी। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख दें, डीक्यू बराबर हम क्या लिख दें, रो डीवी लिख दें। ठीक है, अब टोटल अगर हमें आवेश देखना है, इसका टोटल आवेश कितना, स्मॉल क्यू, वो कितना होगा, तो कुल आवेश जो होगा बंद पृष्ठ में जो कुल आवेश है वो ज्ञात करने के लिए दोनों तरफ हम क्या करते हैं, समाकलन। ठीक है, इसका समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू बराबर समाकलन रो डीवी आ जाएगा। ठीक है, डीक्यू का समाकलन क्यू आ जाता है, तो टोटल आवेश हमारे पास कितना आ जाता है, स्मॉल क्यू बराबर समाकलन रो डीवी आ जाता है। ठीक है, ये कुछ बातें हैं। अब देखिए
इसको अगर हम आगे देखें तो स्मॉल क्यू बराबर क्या आ जाता है, समाकलन रो डी भी आ जाता है। अब देखिए ये वाला जो समीकरण है इसको हम 1 नंबर कहते हैं, ठीक है। एक ये दूसरा समीकरण बना है, इसको हम कहते हैं 3 नंबर समीकरण। समीकरण 2 जो है फाई ई का मान अगर हम यहाँ पे रखें, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से हम क्यू का मान बना रहे हैं, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से क्यू का मान बना रहे हैं, तो क्यू बराबर हम क्या लिखेंगे, फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, और फाई ई का मान समीकरण 2 से रखें, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, क्यू बराबर हम क्या लिख रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट फाई ई का ये वाला मान रखें, तो क्यू बराबर हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट फाई ई का मान कितना है, समाकलन, और यहाँ पे ई डॉट डी ए लिखेंगे, ठीक है। एक समीकरण 3 जो है इसको हम कहते हैं समीकरण 4। 3 व 4 से अगर हम लिखें, 3 व 4 से अगर हम लिखें, ये दोनों किसके मान है, क्यू के मान है, ये दोनों क्यू के मान है, तो समीकरण 3 और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट समाकलन ई डॉट डी है, ठीक है। ये समाकलन जो है वो पृष्ठीय समाकलन है, और ये आयतन की सापेक्ष कर रहे हैं, तो ये आयतन समाकलन है। ये कैसा समाकलन है, पृष्ठीय समाकलन, और ये पृष्ठीय समाकलन, और ये वाला जो समाकलन हम आयतन के सापेक्ष कर रहे हैं, तो ये आयतन समाकलन पढ़ा जाएगा इसको, ठीक है। अब बराबर हम क्या लिखेंगे, रो डीवी, और ये कैसे समाकलन है, आयतन समाकलन, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट को हम उस तरफ भी लेके जा सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, समाकलन ई डॉट डी बराबर 1 एप्सिलॉन नॉट समाकलन रो डीवी, और ये आयतन समाकलन, ठीक है। तो ये वाला जो समीकरण है, समीकरण हम लिख रहे हैं, ये समीकरण क्या कहलाता है, मैक्सवेल के समीकरण का, या फिर हम ये कहते हैं गाउस के नियम का ये समाकलन रूप कहलाता है, ठीक है। गाउस के नियम का ये समाकलन रूप कहलाता है। तो हमने क्या लिखा, समाकलन ई डॉट डी ए बराबर 1 एप्सिलॉन नॉट समाकलन रो डीवी लिखा, और ये आयतन समाकलन हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका अगर हम अवकलन रूप लिखें, तो इसी समीकरण के आधार पर हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये वाला जो समीकरण हम लिखे हैं, इसको हम चेंज करेंगे। देखिए अब ये वाला जो समाकलन है, वो पृष्ठीय समाकलन है, और ये आयतन समाकलन है, तो हम एक दूसरे में से दोनों को हम घटा नहीं सकते, भाग नहीं कर सकते, यानी कुछ संक्रिया नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करें, दोनों को या तो हम पृष्ठीय समाकलन में बदल लें, या फिर दोनों को हम क्या करें, आयतन समाकलन में बदल लें, ठीक है। हम दोनों को क्या करते हैं, आयतन समाकलन में बदलते हैं, किसके आधार पर, या किसकी सहायता से, गाउस के डाइवर्जेंस प्रमेय की सहायता से। गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय से हम क्या कर रहे हैं, गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय से हम क्या करते हैं, पृष्ठीय जो समाकलन होता है उसको हम आयतन समाकलन में बदल सकते हैं, ठीक है। गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय क्या होती है कि कोई भी जो सदिश क्षेत्र होता है, सदिश क्षेत्र, जैसे हमने ए से दिखाया, जैसे यहाँ पर हम ई लिख रहे हैं, ई विद्युत क्षेत्र है तो सदिश क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है तो वो भी क्या है, सदिश क्षेत्र ही है। व्यापक रूप से हम सदिश क्षेत्र को सदिश ए से दिखा रहे हैं, ठीक है। किसी सदिश क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन जो होता है, गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय के अनुसार पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय जो समाकलन होता है किसी सदिश क्षेत्र का, पृष्ठीय समाकलन जो होता है वो किसके बराबर लिखा जा सकता है, वो लिखा जा सकता है उस सदिश क्षेत्र, कौन सा सदिश क्षेत्र, सदिश क्षेत्र ए के डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के बराबर लिखा जा सकता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि किसी सदिश क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन, उस सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के बराबर लिखा जा सकता है। कौन कह रहा है, गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय कह रही है, ठीक है। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, डाइवर्जेंस का मतलब होता है यानी जो डेल संकारक होता है, यानी अवकलन संकारक जो होता है, इसका जो डेल संकारक और जो सदिश क्षेत्र हम ले रहे हैं उन दोनों का जो अदिश गुणनफल होता है उसे हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस कहते हैं, ठीक है। एक और हम पढ़ते हैं डेल क्रॉस ए, यानी डेल संकारक का किसी सदिश क्षेत्र के साथ जो सदिश गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है, कर्ल कहलाता है, ठीक है। एक सीधा अगर हम डेल लिख रहे हैं तो ये क्या कहलाता है, ग्रेडियंट कहलाता है। सीधा अगर हम लिख रहे हैं तो ये केवल ग्रेडियंट कहलाता है,
और डेल संकारक जो होता है इसका मान कितना होता है, डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड होता है। ठीक है, डेल का ये मान होता है। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस क्या होता है, डेल संकारक और जो सदिश क्षेत्रफल है सदिश क्षेत्र है उसका अदिश गुणनफल होता है। ठीक है, तो डाइवर्जेंस ए की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए डाइवर्जेंस ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, समाकलन सदिश ए डी पृष्ठीय समाकलन है ये, बराबर हम क्या लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल संकारक डॉट सदिश ए डीवी और वी। ठीक है, अगर हम इसको इस रूप में बदल रहे हैं तो ये वाला जो समीकरण होगा, यानी ए की जगह इसमें क्या है, ई है। ठीक है, इसको अगर हम बदलें तो हम कैसे लिखेंगे, समाकलन ई डॉट डी पृष्ठीय समाकलन बदला जा रहा है किसमें, आयतन समाकलन में, तो समाकलन वी डेल की जगह यहाँ पे डेल आ जाएगा, ए की जगह इसमें क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा डीवी। ठीक है, अब ये जो समीकरण में मिला इसको हम कहते हैं 5 नंबर समीकरण और इसको हम कहते हैं 6 नंबर समीकरण। ठीक है, तो समीकरण 5 और 6 से ये दोनों मान, ये वाला मान और ये वाला मान हम क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों किसके मान है, ई डॉट डी ए के मान है। तो 5 और 6 से अगर हम लिखें, 5 और 6 से अगर हम लिखें तो हम क्या लिखेंगे, हम ऐसा लिख सकते हैं समाकलन डेल डॉट ई, ठीक है, डीवी और ये आयतन समाकलन बराबर 1/एप्सिलॉन0 और समाकलन रो डीवी और ये समाकलन आयतन समाकलन। ठीक है, अब दोनों तरफ अगर हम तुलना करें, दोनों तरफ तुलना करें, इस समीकरण को हम कहते हैं 7 नंबर समीकरण। 7 नंबर समीकरण की दोनों तरफ अगर हम तुलना करें तो हम क्या लिखेंगे, देखिए इसमें डीवी की जगह डीवी है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों तरफ अगर हम तुलना करें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे डेल डॉट ई बराबर रो अपॉन हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन0, रो अपॉन एप्सिलॉन0। तो ये जो समीकरण हमें मिलता है ये क्या है, गाउस के नियम का अवकलन रूप है। ठीक है, गाउस के नियम का ये अवकलन रूप है और इसे ही हम क्या कहते हैं, मैक्सवेल का प्रथम समीकरण कहते हैं। ठीक है, मैक्सवेल का प्रथम समीकरण कहते हैं। इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए या तो इस प्रकार लिख दें या फिर डाइवर्जेंस ई बराबर हम क्या लिखेंगे, रो अपॉन एप्सिलॉन0 लिख देंगे। ठीक है, या फिर इस समीकरण को हम ऐसे लिखें डेल डॉट ई एप्सिलॉन0 को हम इस तरफ लेके आ गए तो रो। ठीक है, ई सदिश ई एप्सिलॉन0 ये किसके बराबर होता है, विस्थापन सदिश के बराबर होता है। पीछे वाला जो वीडियो है विस्थापन धारा वाला, उसमें मैंने आपको विस्तार से बताया कि विस्थापन सदिश क्या होता है। ठीक है, तो विस्थापन सदिश को हम किससे दिखाते हैं, डी सदिश से दिखाते हैं। तो डेल डॉट डी सदिश बराबर क्या लिखेंगे, रो लिखेंगे। तो ये समीकरण इसी समीकरण का एक दूसरा रूप है। तो दोनों जो देखिए मैक्सवेल का दूसरा जो समीकरण है, द्वितीय समीकरण निकाला जाएगा चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो गाउस नियम होता है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस नियम जो होता है उसके आधार पर निकाला जाएगा। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस नियम होता क्या है। हमने विद्युत क्षेत्र के लिए लिखा गाउस का नियम। हमने क्या लिखा, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत जो फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, उस पृष्ठ में निहित आवेश और निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है उन दोनों के अनुपात के बराबर होता है। ये हमने पढ़ा गाउस का नियम विद्युत क्षेत्र के लिए। ठीक है, अब देखिए गाउस के नियम में अगर हम देखें तो विद्युत फ्लक्स जो होता है वो क्या क्या हो सकता है। देखिए जैसे हमने यहाँ पे कोई गोला लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने कोई गोला लिया और यहाँ पे हमने प्लस आवेश रखा, तो इस प्लस आवेश के कारण जो बल रेखाएं होंगी वो क्या करेंगी, बाहर की तरफ जाएंगी। ठीक है, बल रेखाएं जो होंगी वो बाहर की तरफ जाएंगी। अब ये जो फ्लक्स है, यानी इस गोले को, ये गोला है, सर्किल नहीं है, इस गोले को भेदते हुए ये बल रेखाएं बाहर की तरफ जा रही हैं, तो ये जो फ्लक्स होगा वो कौन सा होगा, पॉजिटिव फ्लक्स होगा। ठीक है, ये फ्लक्स जो होगा ये पॉजिटिव फ्लक्स होगा। फ्लक्स क्या होता है, निकलने वाली जो बल रेखाएं संख्या होती है उन बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ पे हम क्या रख देते हैं, यहाँ पे अगर हम नेगेटिव रख देते हैं, यहाँ पे अगर हम नेगेटिव रख देते हैं तो क्या होता, बल रेखाएं जो होती है वो अंदर की तरफ आती, बल रेखाएं
अंदर की तरफ आती है, तो बल्लेखाएं अंदर की तरफ आ रही है, तो ये जो फ्लक्स होगा यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव फ्लक्स होगा। ठीक है। और अगर इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, आवेश अगर शून्य है, आवेश अगर शून्य है तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है। तो फ्लक्स जो होता है क्या हो सकता है, विद्युत फ्लक्स जो होता है वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। विद्युत फ्लक्स क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, विद्युत फ्लक्स शून्य भी हो सकता है। अगर आवेश शून्य होगा तो विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है। जैसे हम यहाँ पे दिखाएं, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक प्लस आवेश है और यहाँ पे एक माइनस आवेश है। ठीक है। और यहाँ पे हमने कोई पृष्ठ रख रखा है, ये भी एक गोला ही है। ठीक है। अब बल्लेखाएं जो विद्युत फ्लक्स में इसमें विद्युत बल्लेखाएं जो होती हैं, विद्युत बल्लेखाएं प्लस से स्टार्ट होती है और माइनस पे खत्म होती हैं। ठीक है। विद्युत बल्लेखाएं जो होती हैं वो प्लस से स्टार्ट होकर माइनस पे खत्म हो जाती हैं, यानी एक बंद वक्र नहीं बनाती, एक पूरा बंद वक्र नहीं बनता। तो इस पृष्ठ को जो बल्लेखाएं भेद के जा रही हैं, जैसे हम ये कह रहे हैं कि यहाँ से ऐसे बल्लेखाएं जा रही हैं, ठीक है, और यहाँ से ऐसे बल्लेखाएं जा रही हैं, और यहाँ से ऐसे बल्लेखाएं होके जा रही हैं। ठीक है। इस पृष्ठ को भेदते हुए जो बल्लेखाएं जा रही हैं, जैसे दो बल्लेखाएं यहाँ पे भेद के माइनस के पास पहुंच रही हैं, ऐसे ही दो बल्लेखाएं ऐसे माइनस के पास पहुंच रही हैं, तो ये बल्लेखाएं केवल जा रही हैं, इस पृष्ठ में वापस नहीं आ रही। ठीक है। इस पृष्ठ में वापस नहीं आ रही, जितनी बल्लेखाएं जा रही हैं उतनी बल्लेखाएं वापस नहीं आ रही, तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स जीरो नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे टोटल फ्लक्स यानी कुल फ्लक्स यहाँ पे जीरो नहीं होगा, कुल फ्लक्स जो होगा वो शून्य के बराबर नहीं होगा। ठीक है। यानी अगर हम विद्युत बल्लेखाएं देखें तो विद्युत बल्लेखाएं जो होती हैं वो एक बंद वक्र नहीं बनाती हैं। ठीक है। बंद वक्र नहीं बनाती है, यानी हम ये कह सकते हैं कि इनका एक अलग सोर्स होगा, और जहाँ पे ये खत्म होंगी वो भी क्या होगा, एक अलग पॉइंट होगा। ठीक है। इनका एक अलग पॉइंट होगा, जो जहाँ पे ये बल्लेखाएं खत्म होंगी उनका एक अलग पॉइंट होगा जहाँ से ये निकलेंगे। ठीक है। ऐसा चुंबकीय बल्लेखाओं में नहीं होता। ठीक है। ऐसा चुंबकीय बल्लेखाओं में नहीं होता। कैसे नहीं होता, देखिए हमने यहाँ पे एक चुंबक ली, इस चुंबक का ये एन सिरा है और ये एस सिरा है। ठीक है। चुंबक में क्या होता है कि बल्लेखाएं एन सिरे से एस की तरफ जाती है, बाहर के लिए, चुंबक के बाहर के लिए एन सिरे से स्टार्ट होकर एस की तरफ जाती है, लेकिन अंदर क्या होता है कि एस से एन की तरफ वापस आती है। ठीक है। यानी हमें बाहर से देखने पर ये दिखता है, ये दिखाई देता है कि एन से एस की तरफ जा रही है, लेकिन अंदर वो एस से एन की तरफ भी आती है। ठीक है। तो ये जो बल्लेखाएं हैं, ये जो बल्लेखाएं हैं ये क्या बना रही है, एक बंद पृष्ठ बना रही है, एक वक्र बना रही है, एक बंद वक्र बना रही है। जहां से स्टार्ट हुई थी वहीं पे खत्म हो रही है। इसमें ऐसा नहीं था, इसमें जहां से स्टार्ट होती है वहां पे खत्म नहीं होती, एक दूसरे पॉइंट पे खत्म होती है, यानी प्लस से चल के वो माइनस पे खत्म होती है। इसमें क्या होगा, यानी चुंबकीय बल्लेखाएं जो होती हैं वो क्या करती है, एक पूरा बंद वक्र बनाती है, जहां से वो चलती हैं वहीं पे जाके वो खत्म होती है। ठीक है। तो इसका ये मतलब होगा कि ये वाला जो पृष्ठ है, जैसे चुंबक है, इस चुंबक में जितनी बल्लेखाएं इस चुंबक से बाहर निकल रही हैं उतनी ही चुंबक में क्या कर रही हैं, प्रवेश कर रही हैं। ठीक है। यानी यहाँ पे अगर कोई हम पृष्ठ रख देते हैं तो जितनी पृष्ठ से बल्लेखाएं निर्गत होती उतनी बल्लेखाएं पृष्ठ में क्या हो जाती, प्रवेश कर जाती। ठीक है। तो टोटल जो फ्लक्स होता है वो कितना होता, जीरो होता। समझ रहे हैं। ठीक है। गाउस का नियम, चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम यही है कि किसी बंद पृष्ठ के लिए जो निर्गत टोटल जो फ्लक्स होता है, किसी बंद पृष्ठ के लिए जो टोटल फ्लक्स होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। यानी निर्गत और आगत टोटल अगर हम देखें तो क्या होता है, शून्य होता है। यानी जितनी बल्लेखाएं बाहर निकलती हैं उतनी बल्लेखाएं अंदर क्या कर जाती हैं, प्रवेश कर जाती हैं। इसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम कहते हैं। ठीक है। जैसे हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि अगर पृष्ठ खुला होगा, पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। अगर पृष्ठ खुला होगा, जैसे हम ये कहते हैं कोई ऐसा पृष्ठ है, कोई एक ऐसा पृष्ठ है और यहाँ से चुंबकीय बल्लेखाएं जा रही हैं, ऐसे घूमते हुए वापस यहीं पे आ रही हैं, तो इसमें जरूरी नहीं है कि, इसमें क्या होगा कि जितनी बल्लेखाएं निकल रही हैं उतनी इस पृष्ठ में प्रवेश नहीं कर रही। इस पृष्ठ के लिए चुंबकीय बल्लेखाएं जितनी बाहर निकल रही हैं उतनी इसमें वापस प्रवेश नहीं कर रही। तो पृष्ठ अगर खुला है तो ये जरूरी नहीं है कि टोटल फ्लक्स जीरो हो। कब जीरो होगा, जब पृष्ठ कैसा हो, बंद हो। ठीक है। बंद पृष्ठ के लिए जो टोटल फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स जो टोटल होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। इसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम कहता है। ठीक है।
तो जो विद्युत फ्लक्स जो होता है वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। और विद्युत बलरेखाएं जो होती हैं वो उनका सोर्स अलग होता है, उनका सिंक अलग होता है, यानी जहाँ पे वो खत्म होती है वो पॉइंट अलग होता है, जहाँ से स्टार्ट होती है वो पॉइंट अलग होता है। लेकिन चुंबकीय बलरेखाओं के लिए जहाँ से वो स्टार्ट होती है वहीं पे आके खत्म होती है, वो एक बंद वक्र बनाती है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो हमने विद्युत क्षेत्र के लिए जो गाउस का नियम हमने लिखा है, सदिश E डॉट dA जो हमने लिखा है, हमने क्या लिखा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट लिखा, ठीक है। इसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या लिखा जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे दिखाते हैं, सदिश B से, ठीक है। तो इसमें बदलाव हम क्या करेंगे, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स B डॉट dA क्या लिखा जाता है, जीरो होता है, ठीक है। किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, जीरो होता है। इसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का गाउस नियम कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, समाकलन D डॉट dA बराबर जीरो लिखा, और यही क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के गाउस नियम का समाकलन रूप है, यही समाकलन रूप है। अवकलन रूप जो हम निकालेंगे वही क्या होगा, द्वितीय समीकरण होगा। कैसे निकाल सकते हैं, इस समीकरण को हम गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय से क्या कर लें, गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय से हम क्या कर लें, इसको आयतन समाकलन में बदल लें, ठीक है। अभी हमने देखा था कि कोई भी सदिश क्षेत्र होता है, इसका जो पृष्ठीय समाकलन है वो बदला जा सकता है, इसमें आयतन समाकलन में। कैसे बदला जा सकता है, यहाँ पे क्या आ जाता है, डाइवर्जेंस आ जाता है किसका, सदिश क्षेत्र का, और यहाँ पे ये आयतन समाकलन, ठीक है। इस प्रकार ये आयतन समाकलन में बदला जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस मान को अगर हम बदलना चाहते हैं गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय के अनुसार, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए समाकलन B डॉट dA है, ठीक है। तो डाइवर्जेंस B लिखा जाएगा, डाइवर्जेंस B लिखा जाएगा, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, डाइवर्जेंस क्या होता है, डेल संकारक डॉट क्या होता है, यहाँ पे जो सदिश क्षेत्र होगा, सदिश क्षेत्र क्या है, B है, ठीक है। सदिश क्षेत्र B और यहाँ पे dV, ठीक है, और dV, और यहाँ पे बराबर में क्या लिखा जाएगा, जीरो लिखा जाएगा, ठीक है। इस मान को, इस समीकरण को अगर हम बदलना चाहते हैं गाउस के डाइवर्जेंस प्रमेय से आयतन समाकलन में, तो डेल डॉट B dV बराबर क्या लिखा जाएगा, जीरो लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसमें आयतन तो जीरो हो नहीं सकता, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल डॉट B बराबर हम क्या लिख सकते हैं, जीरो। ये जो समीकरण हमें मिलता है, ये समीकरण जो हमें मिलता है, ये क्या कहलाता है, गाउस के नियम का, चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस के नियम का क्या है, ये अवकलन रूप है, ये अवकलन रूप है। और इसी समीकरण को हम क्या कहते हैं, मैक्सवेल की दूसरी समीकरण कहते हैं, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस सदिश B बराबर जीरो, ठीक है। तो ये जो समीकरण में मिलता है ये क्या कहलाता है, गाउस के नियम का, चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस के नियम का क्या है, ये अवकलन रूप है, या फिर हम ये कह सकते हैं मैक्सवेल की ये क्या है, द्वितीय समीकरण है, ठीक है। बाकी दो जो समीकरण है वो कल पढ़ेंगे, ठीक है।